नमस्कार साथियों, आर्य एस्पिरेंट चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में भारतीय संविधान को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी इसकी लगभग चार चार क्लासेस हो चुकी हैं और उनकी प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। इसको आप देख सकते हैं जाकर। तो जो ये हम भारतीय संविधान कवर करेंगे वो घटना चक्र पूर्वावलोकन के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उनके नोट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास पार्ट वन है। इससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज्योग्राफी की क्लासेस लगभग हो चुकी हैं, एक से दो क्लासेस और लगेंगी और वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं संवैधानिक विकास। कौन कौन से एक्ट लाए गए थे कंपनी का जो शासन था उस समय, और उसके बाद जब ब्रिटिश क्राउन का शासन रहा तो उस समय कौन कौन से एक्ट लाए गए थे, क्या क्या उसमें चेंज किए गए थे। उससे संबंधित प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। तो उनको देखते हैं कि कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है। 1773 का है ये 7 लिखा हुआ है यहाँ पे। 1773 में ये लाया गया था। ठीक है, इसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसमें जो काम क्या किए गए थे, पहले तो बंगाल में इससे पहले 1773 से पहले बंगाल में गवर्नर सिर्फ हुआ करते थे। ठीक है, तो उस पद का नाम चेंज करके गवर्नर जनरल कर दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। ओके, और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे, उनका नाम भी आप याद रख सकते हैं, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो इसमें जो गवर्नर का पद था उसको चेंज करके गवर्नर जनरल किया गया। इसके अलावा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, बहुत पूछा जाता है। 1774 में स्थापित हुआ था। अब आप इसका एक तो ये याद रखना है, इसके अलावा इसके मुख्य न्यायाधीश के बारे में याद रखिएगा, काफ़ी पूछते हैं। उनका नाम था एलिजा इम्पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था सूचियों को मिलाना था, सूची वन और सूची सेकंड। तो ये कौन कौन से जो ए नंबर, बी नंबर, सी और डी ये दिए गए हैं कि ये कौन कौन से कार्य किस किस एक्ट में किए गए थे। जैसे कि नियंत्रण परिषद की स्थापना, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हुआ था। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी 1813 1813 के चार्टर एक्ट में। ठीक है, ये काफ़ी पूछा जाता है मिशनरियों वाला। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, ये 1833 में हुई थी और ये चौथा सदस्य था जो गवर्नर जनरल की परिषद जो थी, और इनका नाम था मैकाले। आपने नाम सुना होगा, मैकाले। ठीक है, जिनको भारतीय शिक्षा व्यवस्था में अंग्रेजी शिक्षा का जो है सूत्रपात माना जाता है मैकाले को। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा की उन्होंने नींव रखी थी। ठीक है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव से संबंधित और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि अंग्रेजी शिक्षा के लिए या भारत में शिक्षा के लिए क्या क्या प्रयास किए गए थे। ठीक है, जैसे कि 1813 के चार्टर एक्ट में पहली बार 1 लाख रुपए का इंतजाम किया गया था कि 1 लाख रुपए शिक्षा व्यवस्था पे खर्च किए जाएंगे। ओके, अब इन 1 लाख रुपए को कैसे खर्च किया जाएगा, उसके लिए 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस का गठन किया गया। ठीक है, अब इसी में क्या था कि एक प्राच्यविदवाद और आंग्लविद, ये विवाद जो है शुरू हो गया था। तो ये भी याद रखिएगा, प्राच्यवाद और आंग्लवाद जो विवाद था वो किससे संबंधित था, तो शिक्षा से संबंधित था। प्राच्यवाद जो थी उसको समर्थन करते थे प्रिंसिप, और जबकि आंग्लवाद जो अंग्रेजी शिक्षा को समर्थन करते थे उनका नाम था ट्रेवेलियन। ओके, तो ये कथन कारण में पूछा गया था एक प्रश्न, तीनों ये दिए गए थे और ये तीनों ही सही हैं शिक्षा से संबंधित। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 1858 का एक्ट आया था ना, 1858 जो 1857 जो था, 1857 इसकी क्रांति के बाद अंग्रेज जो थे 1858 का एक्ट लाए थे। तो उसमें क्या किया गया, भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में आ गया था। इसमें और भी चेंजमेंट किए गए थे, जैसे कि जो कंपनी का रूल था उसको छीनकर, कंपनी के जो राजनीतिक अधिकार थे, सॉरी कंपनी के जो अधिकार थे पूरी तरीके से जो रूल था उसको छीनकर ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कर दिया गया। ओके, अब सम्राट की देखरेख में भारत का शासन होने लगा था, पहले कंपनी के देखरेख में शासन होता था।
ये काम किया गया। और इसी समय जो था, ये एक कथन में पूछा गया था कि भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में कब लाया गया था, तो वो था 1858 का एक्ट, उस समय लाया गया था। ओके, नेक्स्ट बात देखो, इनसे ये जो चार्टर है इनसे प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा किसमें क्या क्या ऐसे हुआ। तो काफ़ी कुछ होता है मैं जैसे 1813 का एक्ट आया उसमें काफ़ी कुछ हुआ था, लेकिन जिनसे प्रश्न पूछे गए हैं वो हमको ध्यान रखने हैं। ओके, जैसे 1813 की ही हम फिर से बात करते हैं। इससे पहले देखो 1813 में हमने बात की थी कि इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, और भी काम हुए थे, जैसे कि 1813 में धीरे धीरे जो कंपनी जो थी ब्रिटिश कंपनी, उस पर अंकुश लगाना स्टार्ट किया गया ब्रिटेन की संसद के द्वारा। जैसे इंडिया में कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त किया गया। ठीक है, किसको छोड़कर? चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, यानी चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार ये सिर्फ कंपनी कर सकती थी। बाकी जो और व्यापार करती थी वो भारत में कंपनी, ब्रिटिश कंपनी की यहाँ बात हो रही है। तो जो और व्यापार जो करती थी ब्रिटिश कंपनी, वो उनका जो एकाधिकार था उसको छीन लिया गया। अब और लोग भी जो है व्यापार कर सकते थे भारत में, ब्रिटिशर्स के लोग। ओके, तो उनके एकाधिकार को समाप्त किया गया 1813 में। इसके बाद 1833 में पूरी तरीके से जो है व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया कंपनी के। ठीक है, तो ये दो नाम याद रखिएगा, दो एक्ट याद रखिएगा। एक में 1813 में कंपनी के व्यापारिक अधिकार एकाधिकार को समाप्त किया गया, लेकिन चाय और चीन को छोड़कर। ठीक है, अब पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था 1833 के एक्ट में, 1833 के एक्ट में। ठीक है, 1833 के एक्ट में ही और भी प्रावधान किए गए थे, जैसे भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया था। ठीक है, 1773 एक्ट, जिससे इससे पहले हमने देखा था, जिसको हम रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, इसमें एक और प्रावधान किया गया था कि कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, 1784 का एक्ट, इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। तो कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक जो कार्य थे उनको अलग किया गया पहली बार। तो इसमें राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग किया गया ब्रिटिश कंपनी के। जो राजनीतिक कार्य थे उसका नियंत्रण दिया गया नियंत्रण बोर्ड को। ठीक है, तो नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के देख रेख में राजनीतिक कार्य करेंगे। और व्यापारिक का जो कार्य करती थी कंपनी, उसको वो जो है अब निदेशक मंडल के नियंत्रण में करेगी। तो ये अलग अलग काम किए गए पहले। ठीक है, तो इनके कामों को अलग अलग किया गया था 1784 के चार्टर एक्ट में। ठीक, नेक्स्ट है 1786 का एक्ट जो लाया गया था। इसमें गवर्नर जनरल जो थे उनको प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई। ये आप याद रखिएगा, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां किस एक्ट में दी गई थी, तो वो 1786 का एक्ट था। ठीक, 1833 का एक्ट फिर से क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए दोबारा यहाँ लिखा हुआ है कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया था। ठीक है, पहले जो एक्ट था एक आया था, अभी हमने इससे बंगाल का गवर्नर जनरल पद कब आया था, ये आया था 1773 में। और पहले जो बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग। ओके, अब क्या हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब इसका पद बदल के कर दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। 1833 का एक्ट था ये एक्ट, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और इसमें बहुत कंफ्यूजन करते हैं लोग, कंफ्यूज होते हैं कि बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल और भारत का वायसराय, इस टाइप से। तो इसमें जो था भारत का गवर्नर जनरल पद कर दिया गया, और भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, और कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, जैसा कि अभी हमने पहले बात की थी। ओके, नेक्स्ट है 1853 का एक्ट। इसमें क्या किया गया कि जो विधायी का सॉरी जो विधायी शक्तियां थी उनको कार्यपालिका शक्ति से अलग किया गया, यानी कि जो गवर्नर जनरल और उनकी कार्यपालिका परिषद हुआ करती थी। ठीक है, तो अब उससे क्या किया गया कि जो विधायी कार्य करने के लिए अ, अ, विधायी शक्तियों को अलग कर दिया गया और एक विधायी परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, जो कि कानून बनाने से संबंधित काम करेगी। ठीक है, ये 1853 में हुआ था। 1858 की बात करें, भारत शासन अधिनियम, तो भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया, इससे पहले अभी हमने बात की थी। और 1858 में ही जो गवर्नर जनरल का पद था, भारत का गवर्नर जनरल जो हुआ करता था, अब वो वायसराय हो गए थे, और भारत के पहले वायसराय थे कैनिन।
ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। भारत के लिए एक राज्य सचिव पद का सृजन किया गया और इनकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद का की स्थापना की गई, ठीक है। तो ये इसमें काम हुए थे, इससे संबंधित ये प्रश्न पूछा गया था। 1861 एक्ट की बात करें तो भारत परिषद अधिनियम, ठीक है, वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी 1861 के एक्ट में, ठीक है। और इसी 1861 के एक्ट में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हुई थी। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत का मतलब, इसका मतलब होता है जैसे मंत्रिमंडल की जो प्रणाली थी उसकी जो है शुरुआत हुई थी। जैसे किसी को गृह विभाग दिया गया, किसी को शिक्षा विभाग दिया गया, किसी को राजस्व विभाग दिया गया। इस तरीके से जो मंत्रिमंडलीय प्रणाली जो होती है उसकी शुरुआत 1861 से ही हुई थी, उसी को कहते हैं पोर्टफोलियो प्रणाली, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 1892 का जो एक्ट आया था भारत परिषद अधिनियम के नाम से। भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार मिला, ओके। कि विधान परिषद की स्थापना हो ही चुकी थी यहाँ से, 1853 से विधान परिषद की स्थापना हो चुकी थी। और उसके बाद सदस्यों जो सदस्य थे वो बढ़ते चले गए, कुछ गैर सरकारी सदस्य हुए, कुछ सरकारी सदस्य हुए। तो उसी प्रकार 1892 में भी सदस्यों की संख्या बढ़ी थी। और अब क्या था कि भारतीय जो सदस्य थे उनको वार्षिक बजट, जो बजट पेश किया जाता था ब्रिटिश सरकार की तरफ से, उस पर बहस करने का अधिकार दिया था, ठीक है। प्रश्न पूछने का अधिकार था, लेकिन 6 दिन का उनको 6 दिन पूर्व उनको नोटिस देना पड़ता था एक प्रश्न पूछने के लिए। पूरक प्रश्न पूछने और मतदान का अधिकार नहीं था। तो ये याद रखिएगा, बजट पर ना तो ये पूरक प्रश्न पूछ सकते थे, ना ही मतदान कर सकते थे, सिर्फ बहस कर सकते थे वार्षिक बजट पर, ठीक है। तो ये व्यवस्था 1892 में की गई थी। फिर आया था 1990 यानी 1909 का 1909 एक्ट, जिसको हम मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। आपने काफ़ी पढ़ा होगा मार्ले मिंटो सुधार। इसमें क्या किया गया था कि जो वायसराय की कार्यकारिणी, सॉरी, कार्यकारी परिषद थी, उसमें भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी उसमें पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया, और पहले भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये आपको याद रखना है। 1909 में एक बात और आप जो कि बहुत फेमस है वो आपको याद रखनी है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई सांप्रदायिक आधार पर, ठीक है। ये तो आपको सबको पता होगा। इसके अलावा एक और याद रखना है कि भारतीय सदस्यों को प्रश्न और एवं पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया बजट पर और लोकहित के विषयों पर। इससे पहले जो 19 अभी हमने बात की थी ना 1892 की, उसमें क्या था कि बजट पर सिर्फ बहस कर सकते थे, प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, ना ही मतदान का अधिकार था। अब क्या हुआ इसमें कि भारतीय सदस्यों को प्रश्न पूछने का और पूरक पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ये दिया गया 1909 के एक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 1919 का एक्ट, जिसको मार्ले सॉरी मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कौन से एक्ट को कहते हैं, नीचे एक्ट लिखे होंगे, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार कौन से एक्ट को कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। मार्ले मिंटो सुधार 1909 का एक्ट है, और मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ये 1919 के एक्ट को कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या किया गया कि पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। एक मिनट, ठीक है। पृथक निर्वाचन प्रणाली जो थी, जो सांप्रदायिक आधार पर थी, इसकी शुरुआत हुई थी यहाँ से 1909 से। फिर इसका ये लोग क्या करते गए, विस्तार करते गए। सबसे पहले मुसलमानों को शामिल किया गया इसमें, उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई चुनाव लड़ने की। इसके अलावा फिर सिख, भारतीय, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय, इनको भी पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया, ठीक है। पृथक व्यवस्था की गई सीटों की। पहली बार केंद्र, अब ये भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की गई, यानी केंद्र में 2 सदन बने थे 1909 के एक्ट में। उच्च सदन का नाम था राज्य परिषद और निम्न सदन का नाम था केंद्रीय विधानसभा, ओके। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली, ठीक है। और उत्तरशाही शासन शब्द का प्रयोग सबसे पहले इसी एक्ट में किया गया था 1919 के एक्ट में। अब ये देखो, प्रांतों में द्वैध शासन का मतलब क्या था कि जो प्रांतीय विषय थे, ठीक है, प्रांतीय विषय, उनको 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित, ओके। नेक्स्ट है 1935 का एक्ट। इसमें भारत संघ की बात की गई, ठीक है, कि भारत को
भारतीय संघ की बात की गई, जिसमें ब्रिटिश प्रांत जो ब्रिटिश प्रदेश थे उनको और देशी रियासत जो थी उनको मिलाकर भारत संघ बनाया जाएगा, ये बात की गई। प्रांतों में जो द्वैध शासन जो शुरू किया गया था 1919 में प्रांतों में, अब उसको समाप्त कर दिया गया और केंद्र में लागू कर दिया गया। तो ये प्रश्न यहाँ से बहुत बनता है ये वाला, कि केंद्र में द्वैध शासन कब लगा, प्रांतों में द्वैध शासन कब लगा, प्रांतों में द्वैध शासन कब समाप्त हुआ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया, अब इसमें दलित, महिला और श्रमिकों को भी शामिल किया गया। संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई और स्थापना हुई 1937 में, ये याद रखना है। वर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग किया गया। ठीक है, दो नए प्रांत बनाए गए, सिंध और उड़ीसा। ठीक है, आरबीआई की स्थापना का प्रावधान किया गया। ये सभी 1935 के एक्ट में हुआ था। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था कि सीमित वर्गों की महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था 1919 के एक्ट में। तो 1919 के एक्ट में महिलाओं को पहली बार मतदान का अधिकार दिया था, लेकिन सभी महिलाओं को नहीं था, सीमित वर्गों की महिलाओं को था। ओके, 1922 की बात, सॉरी 1922 में आईसीएस की परीक्षा, जो इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा होती थी, ये पहले लंदन में हुआ करती थी। ठीक है, 1922 में पहली बार ये लंदन के साथ साथ भारत में भी आयोजित की गई थी। ठीक है, भारत में सबसे पहले हुई थी इलाहाबाद में, उसके बाद हुई थी दिल्ली में। ओके, और ये 1919 के एक्ट के तहत कराई गई थी 1922 में। 1919 के एक्ट के बारे में और भी जानते हैं, जैसे 1919 के एक्ट के तहत ही 1926 के और 1945 के केंद्रीय विधानसभा के चुनाव हुए थे, याद रखिएगा। यहाँ पे याद करने वाला ये इंपॉर्टेंट है। 1926 के तो आप याद कर सकते हैं कि 1919 के बाद और कोई एक्ट आया नहीं था, 1935 में एक्ट आया था सीधे। तो 1926 के चुनाव 1919 के एक्ट के तहत किए गए थे, लेकिन 1945 के भी चुनाव 1919 के एक्ट के तहत किए गए थे। तो ये दोनों आपको याद रखना। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान में 1935 के एक्ट से ली गई है। जो हमारा संविधान अभी जो बना था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारतीय संविधान सभा के द्वारा बनाया गया, उसमें जो बहुत से प्रावधान 1935 के एक्ट से लिए गए हैं। तो कम से कम 200 से ज़्यादा अनुच्छेद 1935 के एक्ट से लिए गए हैं। ठीक है, उनमें से जो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है, आर्टिकल नंबर 123, ये भी कहाँ से लिया गया है अगर आपसे पूछा जाए तो 1935 के एक्ट से लिया गया है। ठीक है, 1935 के एक्ट में अवशिष्ट शक्तियां जो थीं वो गवर्नर जनरल यानी वायसराय को दी गई थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे हमारे संविधान अभी इस समय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं, ऐसे 1935 के एक्ट में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल या वायसराय को दी गई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट, ये तो संवैधानिक विकास हमने देखा, कौन से एक्ट से क्या क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद देखते हैं संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसको आया था, या सबसे पहले किसने विचार दिया था संविधान सभा के बारे में, कि एक संविधान सभा होगी जो कि भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण करेगी। ये सबसे पहले विचार दिया था स्वराज पार्टी ने 1934 में। प्रश्न पूछा जाता है। अगर कोई व्यक्ति विशेष को लेकर प्रश्न पूछा जाए तो एम एन रॉय ने दिया था 1934। दोनों ही नाम याद रखिएगा, स्वराज पार्टी भी और एम एन रॉय भी। ठीक है, क्रिप्स मिशन की अगर हम बात करें तो क्रिप्स मिशन काफ़ी पूछा जाता है, 1942 में आया था। पहले बात तो सन याद करना है। देखो, क्रिप्स मिशन, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन, इन सब के क्रम भी आपको याद करने हैं, कब आया कब कौन सा आया, क्योंकि इनके क्रोनोलॉजी लगाने को भी आती है। ठीक है, कि कौन सी चीज़ पहले हुई थी फिर कौन सा बाद में हुआ था। तो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। इसकी अध्यक्षता की थी स्टेफोर्ड क्रिप्स ने। ठीक है, अब इसमें प्रावधान क्या क्या थे वो आप थोड़ा याद रखिएगा। जैसे इन्होंने संविधान सभा के गठन की बात की और कहा कि युद्ध समाप्त होने के बाद, इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा के सदस्य जो थे वो प्रांतीय विधानसभा से चुने जाएंगे और भारतीय रियासत से चुने जाएंगे। अब देखो, प्रांतीय विधानसभा, इसमें ये याद रखना कि प्रांतीय विधानसभा से जो सदस्य आएंगे वो निर्वाचित सदस्य होंगे। ठीक है, और भारतीय रियासत से जो सदस्य आएंगे वो नामित सदस्य होंगे, यानी जो मनोनीत किए जाएंगे राजा के द्वारा। ठीक है, इसी जो क्रिप्स मिशन में भारत को डोमिनियन दर्जा देने की बात कही गई। ठीक है, और इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये जो कही गई थी, जिसको कांग्रेस ने नकार दिया था, गांधी जी ने नकार दिया था, कि अगर कोई कोई प्रांत संविधान
स्वीकार नहीं करता है, मतलब अगर संविधान सभा के द्वारा कोई संविधान बनाया जाता है और किसी स्टेट ने या किसी भी रियासत ने अगर वो संविधान वो स्वीकार नहीं करती है, तो इन्होंने एक प्रावधान रखा था, ब्रिटिश सरकार ने एक प्रावधान ये रखा था कि वो अपना अलग से संविधान बना सकता है, और इसके लिए वो अलग से ब्रिटेन के साथ अलग से संधि कर सकता है। ठीक है, तो यानी कि अलग होने के लिए एक उन्होंने लूप होल दे दिया था किसी भी प्रांत को। ठीक है, तो इसीलिए क्रिप्स मिशन फेल हो गया था, किसी ने इसको स्वीकार नहीं किया। इसके बाद आया कैबिनेट मिशन 1946 में। अब कैबिनेट मिशन के संबंध में एक प्रश्न याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि इसमें कितने सदस्य शामिल थे। तो 3 सदस्य शामिल थे कैबिनेट मिशन में, 1946 का था। क्रिप्स, जो कि इससे पहले क्रिप्स मिशन में भी आए थे, वही क्रिप्स थे, उनकी अध्यक्षता में ये था, वो अध्यक्ष थे। दूसरे नंबर पर थे पैथिक लॉरेंस, ये सचिव थे, भारत सचिव उस समय। और एक थे अलेक्जेंडर, ये थे नौसेना के मंत्री। ठीक है, कैबिनेट मिशन ने भी संविधान सभा के गठन की बात कही, क्रिप्स मिशन ने भी कही थी, इन्होंने भी कही। अच्छा, इन्होंने जो कही थी संविधान सभा के गठन की बात, तो उन्होंने ये कहा था कि जो सदस्य जो होंगे, वो प्रांतों के प्रतिनिधित्व जो है, प्रांतों का प्रतिनिधित्व करेंगे। सदस्य कहाँ से आएंगे? प्रांत से आएंगे, हर स्टेट से आएंगे। प्रांत का मतलब स्टेट, हर राज्य से आएंगे। और जनसंख्या के आधार पर होगा उनका जो है निर्वाचन होगा, और वो जनसंख्या का आधार जो था वो 10 लाख जनसंख्या पर, यानी 10 लाख जनसंख्या पर लगभग एक सदस्य का निर्वाचन हुआ, ये इन्होंने कहा था कैबिनेट मिशन ने। और कैबिनेट मिशन जो 1946 था, इसी के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। अगर पूछा जाता है कि संविधान सभा का गठन किस आधार पर हुआ था, तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत ही किया गया था। ठीक है, इसके बाद अंतरिम सरकार से एक प्रश्न पूछा जाता है, 2022 में एक प्रश्न पूछा भी गया था पीसीएस प्री में। ठीक है, तो इसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि 2022 में कि अंतरिम सरकार की घोषणा कब हुई थी। तो 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा हुई थी। इसका गठन यानी कि कार्यभार संभाला था इन्होंने 2 सितंबर 1946 को। ये दोनों डेट याद रखिएगा, घोषणा 24 अगस्त, कार्यभार संभाला 2 सितंबर। कुछ सदस्यों के आप याद रख सकते हैं, जैसे कि राजगोपालाचारी, ये शिक्षा मंत्री थे अंतरिम सरकार में। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं वेवेल योजना। तो वेवेल भी एक लिन लिथगो जो थे, लिन, एक मिनट, लिन लिथ गो, ये वायसराय थे, 1943 तक थे ये। ठीक है, 1943 तक लिन लिथगो वायसराय थे, या गवर्नर जनरल आप कह सकते हैं, वो थे। उसके बाद जो वायसराय बने वो बने वेवेल। ठीक है, तो वेवेल ने भी एक अपनी योजना लाए थे, वेवेल योजना। अब इस योजना में क्या था, ये योजना जो आई थी, इसकी डेट याद रखना, ये 1945 की थी। इसलिए याद रखना क्योंकि 1942 में क्रिप्स मिशन आया, 1945 की वेवेल योजना है, और 1946 की कैबिनेट मिशन है। ठीक है, तो ये क्रम आपको याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो 1945 में आई थी वेवेल योजना। अब इन्होंने क्या कहा था, अब इन्होंने प्रस्ताव क्या रखे थे, इन्होंने प्रस्ताव दिए थे कुछ। वो प्रस्ताव क्या थे, जैसे कार्यकारी परिषद में, जिनकी जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी, उसमें हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होगी, ये बात कही इन्होंने। परिषद में वायसराय और कमांडर इन चीफ, ये दो पद, वायसराय का पद और कमांडर इन चीफ का पद, इनको छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे। ओके, तो ये इन्होंने बात की। तीसरी इन्होंने बात की थी कि शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा जल्द ही। और चौथी इन्होंने बात की थी भारतीयों द्वारा खुद संविधान बनाएंगे, वो भी युद्ध के बाद। तो वो इन्होंने भी संविधान की बात कही थी, संविधान सभा की बात कही थी। ठीक है, तो इनकी ये दो याद रखिएगा, एक ये पहला वाला, एक ये दूसरा वाला, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछे गए थे। संविधान सभा के बारे में एक बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्या सही है संविधान सभा के बारे में, या क्या गलत है। जैसे संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी, बिल्कुल सही था कि इसमें बहुत सारे दल थे, हालांकि कांग्रेस का वेटेज ज़्यादा था, लेकिन और भी दल शामिल थे, तो बहुदलीय निकाय थी। संविधान सभा ने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, बिल्कुल सही, 22 समितियां थीं, कुछ स्थायी कुछ अस्थायी। ठीक है, उनके माध्यम से काम किया। सदस्यों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था, बिल्कुल, सदस्यों का जो निर्वाचन हुआ था वो प्रांतों की विधानसभा के द्वारा हुआ था। ठीक है, डायरेक्ट जनता ने नहीं चुना था, तो ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। ठीक है, वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था, तो वयस्क मताधिकार नहीं हुआ था यहाँ पर। ठीक है, अगर पूछा जाता है कि संविधान सभा वयस्क मताधिकार पर आधारित थी,
तो ये गलत है। और भी प्रश्न है संविधान सभा से, जैसे कि अध्यक्ष के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। संविधान सभा की पहली बैठक अगर आप बात करें तो 9 दिसंबर को हुई थी, 1946 को। तो इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। फिर दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर को, तब इसके स्थायी सदस्य बनाए गए राजेंद्र प्रसाद। तो ये भी प्रश्न जिस हिसाब से पूछा जाए आपको उस हिसाब से आंसर देना है। अगर पूछा जाता है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा। अगर पूछा जाता है पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा। अगर पूछा जाता है संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। इसी प्रकार उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो फ्रैंक एंथोनी अस्थायी अध्यक्ष थे, और एच सी मुखर्जी स्थायी अध्यक्ष थे, स्थायी उपाध्यक्ष थे। ठीक है। तो ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। 9 दिसंबर जैसा मैंने बताया संविधान सभा की पहला अधिवेशन या पहली बैठक हुई थी। उद्देश्य प्रस्ताव से संबंधित प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है। 13 दिसंबर को संविधान सभा में पेश किया गया, 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। और इस जब ये पेश किया गया था तो प्रथम अधिवेशन की 5वीं बैठक हो रही थी। ठीक है। और ये पारित हुआ था 22 जनवरी 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव, सॉरी 22 जनवरी 1947 हुआ यहाँ पे, 1947। ठीक है। तो 22 जनवरी 1947 को ये पारित हुआ था उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है। और यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है भारत की प्रस्तावना बनी थी। संविधान के बारे में, जैसे कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा संविधान बनाने में। 11 अधिवेशन हुए। 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत या स्वीकार किया गया, और कुछ हिस्से इसको लागू हुए थे 26 नवंबर 1946 को। 26 जनवरी 1950 से ही पूरी तरीके से लागू हो गया था। ठीक है। B N राव नाम याद रखिएगा, संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। तो पूछा जाएगा संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, तो B N राव को। कुछ और आप याद रखिएगा, जैसे कि K M मुंशी, ये प्रारूप समिति के सदस्य थे, और एकमात्र कांग्रेसी सदस्य। प्रारूप समिति की बात करें तो 7 सदस्यीय समिति थी, जिसमें अध्यक्षता कर रहे थे अंबेडकर, और 6 अन्य सदस्य थे। उनमें से एक सदस्य थे K M मुंशी, जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। B T कृष्णामाचारी, ये संविधान सभा के सदस्य थे, और ये राजस्थान की रियासत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है। संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था, देखो संविधान का पहला प्रारूप तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति बनाई गई थी, वो बाद में बनाई गई थी। लेकिन उससे पहले संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था B N राव ने, जो कि संवैधानिक सलाहकार थे। इन्होंने भी एक संविधान का प्रारूप बनाया था, जिसमें 13 अनुच्छेद थे और 243 अनुसूचियां थी। सॉरी, 13 अनुसूचियां थी और 243 अनुच्छेद थे। ठीक है। अंबेडकर के बारे में बात करते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था। इनका जन्म 1891 में हुआ है, और मृत्यु 1956 में हुई थी। ये बम्बई प्रेसिडेंसी से चुने गए थे संविधान सभा में, ये आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये किसने कहा था? ग्रैनविले ऑस्टिन ने। ठीक है। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? जो संविधान सभा थी उसमें कितनी महिलाएं थीं? तो 15 महिलाएं थीं, ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो ये टॉपिक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है संविधान सभा की प्रमुख समितियां। समितियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ समितियां हैं जिसके जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, जैसे कि संघीय संविधान समिति, संघीय शक्तियों संबंधी समिति और राज्यों संबंधी समिति। इन सभी के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसी प्रकार राजेंद्र प्रसाद जो थे वो प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति और तदर्थ झंडा समिति, इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। इसके अलावा मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। मौलिक अधिकारों की ही एक उप समिति थी। अब यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग है ये, कि मौलिक अधिकारों से संबंधित उप समिति, तो उप समिति के थे कृपलानी। अल्पसंख्यक के अधिकारों से संबंधित उप समिति थे, उसके थे H C मुखर्जी। ठीक है। कार्य संचालन समिति, इसके थे K M मुंशी। और प्रारूप समिति, जिसके थे अंबेडकर। प्रारूप संबंधी जो समिति थी, इसके बारे में आपको ये याद रखना है कि इसका गठन जो है 29 अगस्त 1947 में किया गया था, आज़ादी के बाद। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। उसके बाद 29 अगस्त को प्रारूप समिति का
गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष बनाए गए अंबेडकर, और अंबेडकर के साथ 6 अन्य सदस्य भी थे इसमें। ठीक है, तो टोटल 7 सदस्य, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य। ओके, तो आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं। आज की ये संविधान अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं इससे यूपीपीसीएस में। संविधान की पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1 क्लास है। इससे पहले अगर आप इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, इसकी क्लास जो है चैनल पर अवेलेबल है, उसको आप जाके देख लीजिए। इसी तरह संविधान की जो है अगली क्लास को कंटिन्यू करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।